हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? चलिए, बढ़िया होना चाहिए। आज हम केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 पे आने से पहले हम लोग जान लें कि क्या क्या अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब तक हम रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, इसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ पढ़ा था और उसका एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ था। रेट कांस्टेंट हम पढ़ चुके हैं। रेट कांस्टेंट के बाद हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ी है। इतनी चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? अभी आपने इसके पहले पढ़ा था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में आपने ढेर सारे ऑर्डर के नाम सुने होंगे। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पे लेकिन आपके एनसीईआरटी की सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड के केवल आपका 2 ही ऑर्डर है, आपका जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। इन्हीं को हमें पढ़ना है आपको। तो आपने जब देखा कि कुछ रिएक्शंस आपकी फर्स्ट ऑर्डर को शो करती हैं, कुछ सेकेंड को कर रही हैं, कुछ जीरो कर रही हैं, तो ये कैसे करती हैं, क्या मायने होते हैं? रिएक्शन कब जीरो ऑर्डर शो करेगी, कब फर्स्ट ऑर्डर शो करेगी, कब सेकेंड ऑर्डर शो करेगी, इसको हम कैसे जानेंगे? इनकी थ्योरी क्या है? कैसे भी किसी रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर बोल देते हैं, किसी को फर्स्ट ऑर्डर बोल देते हैं, किसी को सेकेंड ऑर्डर बोल देते हैं, कैसे बोल देते हैं हम? तो इन सबको भी अभी हमें जानना है। इन तीनों की यूनिट तो हम निकाल ही चुके हैं कि जीरो ऑर्डर क्या होती है, फर्स्ट की, सेकेंड की क्या होती है, लेकिन अब एक एक को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं ना। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले इसको रिवाइज कर लिया जाए कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हम जीरो ऑर्डर पे आते हैं। तो आपने पढ़ा था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो पावर होता है, उसको जब हम सम करते हैं तो वही आपका होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे एक जनरल इक्वेशन लीजिएगा, जैसे आर इज इक्वल आपका है ए प्लस बी की साउट आपका प्रोडक्ट मिल रहा है। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, तो आर इज इक्वल टू के, ए आपका कंसंट्रेशन आपका बी। यहाँ पे भी इसकी एक पावर है, इसकी एक पावर है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। यही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर है, उसको आप सम कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो वही क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। अब आइएगा जीरो ऑर्डर पे। तो हमारा ऑर्डर जीरो कब हो जाएगा? द रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हमारे रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना कर रहा हो, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? जीरो ऑर्डर। यानी आप इसको लिख सकते हैं, द रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर if the rate of the reaction is independent on the concentration of reactant, ठीक है। और द रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट।
अगर हमारे रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो हमारा ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब एग्जाम्पल में कौन कौन से रिएक्शन जीरो ऑर्डर होंगे इसको जानिए आप। कैसे जानेंगे हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो इसके लिए पहला होता है ऐसे सभी रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। ऐसी सभी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी वो हमारी जीरो ऑर्डर होंगी। यानी आप कह सकते हैं कि जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं सभी जीरो ऑर्डर होते हैं। यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे H2 है प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट H न्यू क्या बना देगा, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसका रेट ला लिखिए, क्योंकि रेट ला से ही आप ऑर्डर निकालते हो। R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2। अब यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन, यहाँ पे पावर अगर कुछ नहीं लगा रहता तो आप एक मान लेते हो, लेकिन यहाँ पे आप एक नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो इसकी पावर हो जाएगी ज़ीरो। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अगर यहीं पे एस न्यू ना लगा होता तब इसका ऑर्डर 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे एच न्यू लग गया यानी लाइट की प्रेजेंस में हो रही तो हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। यानी आप कह सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर। और सेकेंड टाइप की कौन सी रिएक्शन होगी जो हमारी जीरो ऑर्डर होगी, द रिएक्शन विच अकर ऑन द मेटल सरफेस आर जीरो ऑर्डर। ऐसी सभी रिएक्शन जो किसी मेटल की सरफेस पे होती हैं वो क्या होंगी, जीरो ऑर्डर। रिएक्शन which occur on the metal surface are zero order। ठीक है, ये भी जीरो ऑर्डर होंगे। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ले लेते हैं इन द प्लेटिनम सरफेस, सॉरी एट द प्लेटिनम सरफेस। तो अगर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करा दूं अमोनिया का प्लेटिनम की सरफेस पे तो क्या बनेगा, जैसे आप ले लीजिए 2NH3, ये आपका गैस फॉर्म है। अब इसका प्लेटिनम की सरफेस, यानी प्लेटिनम यहाँ पे एक कैटालिस्ट है, इसको हीट कर दीजिए 1130 केल्विन पर, ये क्या बन जाएगा, N2 प्लस 3H2। ये भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में ही रहेगा दोनों। तो डिकम्पोजिशन करा रहे हैं आप अमोनिया का प्लेटिनम की सरफेस पर 1130 केल्विन पे, तो आपका N2 और 3H2 बन रहा है। अगर इसका ऑर्डर निकाला जाए तो क्या होगा ऑर्डर, R इज इक्वल टू K NH3। तो अब इसका पावर 2 होना चाहिए था रेट ला से, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो अमोनिया है वो प्लेटिनम की सरफेस पे इसका डिकम्पोजिशन कराया जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी पावर 0 हो जाएगी। तो यानी अगर इसकी पावर 0 हो गई तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। ऑर्डर
रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर लगी होती है वही आपका ऑर्डर होता है। ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है और रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की पावर है वो हमारी ज़ीरो है, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कंडीशन पे डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारी रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस कंडीशन में हमारी कराई जा रही है। जैसे यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में है, यहाँ पे मेटल की सरफेस के ऊपर कराई जा रही है, तो हमारा ज़ीरो ऑर्डर हो जाएगा। अगर यही लाइट की एब्सेंस में होता तो इसका ऑर्डर कुछ दूसरा होता। अगर यही प्लेटिनम की सरफेस पे ना कराया गया होता तो हो सकता है इसका ऑर्डर कुछ दूसरा हो जाता। तो जो भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, इसको हम देख करके नहीं बता सकते। अगर आप देख करके बताते तो यहाँ पे तो ऑर्डर 2 होना चाहिए था। ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल आप ले सकते हो इसी तरीके से। आप हाइड्रोजन आयोडाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करा दो, 2HI ले लो आप। अब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा दो गोल्ड की सरफेस पे, तो क्या बन जाएगा, H2 प्लस I2। तो ये भी क्या है, ज़ीरो ऑर्डर है। R इज इक्वल टू K, इसकी पावर ज़ीरो हो जाएगी और इसकी पावर अगर ज़ीरो हो गई तो हमारा ऑर्डर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, यानी हमारा जो ऑर्डर है वो रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली देख करके नहीं बता सकते हो। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर लगी होती है वही हमारा होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। चलिए अब आगे है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हो गया, सीधा से नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका ऑर्डर 1 हो, जिसका ऑर्डर 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी अ रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द चेंज ऑफ वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली। या एक डिफिनीशन और है हमारी, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्या मतलब हुआ इसका, जरा सा रेट लॉ एक्सप्रेशन समझिएगा। जिसे लिखा गया है R इज इक्वल टू K और A इसकी पावर 1 लिखी हुई है। ठीक है, यानी a reaction is said to be first order if the rate of the reaction is determined by the change of one concentration term only। अगर हमारे जो रिएक्टेंट है उसकी पावर केवल 1 है, रिएक्टेंट की केवल एक पावर पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर होगा। या जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो हमारी प्रोपोर्शनल टू होती है टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ द रिएक्शन इस प्रोपोर्शनल होती है फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टेंट। अब चाहे जितनी पावर लगी हो, जैसे आपका हो गया A प्लस B गिव्स आउट, आपको प्रोडक्ट P मिल रहा है, तो केवल फर्स्ट पावर पे डिपेंड करना है, एक ही पावर पे डिपेंड करना है, दूसरे से मतलब नहीं है, तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर होगी। अगर दोनों पे डिपेंड हो गया, इसके भी कंसंट्रेशन पे इसके भी कंसंट्रेशन पे, तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। तो केवल एक ही रिएक्टेंट की पावर पे डिपेंड करना है, कुल मिला के केवल फर्स्ट पावर पे ही डिपेंड करना है, तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझिएगा। जैसे क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन एक्वस सोल्यूशन। H2O2 का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं आप एक्वस सोल्यूशन में, तो पावर 1 है तो ऑर्डर आपका 1 हो गया। सेकंड देखिएगा, हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है मेथिल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो मेथिल एसीटेट को आप एस्टर भी बोल सकते हो, एक टाइप का एस्टर है ये। तो ये आपका रहा मेथिल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ आप इसकी वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं आप, तो इसकी वाटर से आपने रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या मिनरल एसिड बोल सकते हैं आप। तो क्या बन रहा है,
ये आपका एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं इसको, और ये आपका एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है। दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिलहाल प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, मतलब किससे हमें यहाँ पे रिएक्टेंट से मतलब है, क्योंकि रेट लॉ में रिएक्टेंट को ही आप सिम्बलाइज करेंगे, दिखाएंगे। तो R इक्वल टू के CH3CO CH3 आपने कंसंट्रेशन इसका दिखा दिया। अब H2O, अब यहाँ पे जो इसकी पावर है ये 1 है, ठीक है। मेथिल एसीटेट का हमने पावर 1 दिखाया, H2O की पावर हम 0 दिखा रहे हैं। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 + 0 = 1। यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, दिख तो रहा था, होना चाहिए था 2, लेकिन है क्या है यहाँ पे 1। यानी हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन है देख रहे हैं, ये वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल मेथिल एसीटेट के ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता तो हमारा ऑर्डर 2 हो जाता, लेकिन हमारा केवल एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारा ऑर्डर हो गया फर्स्ट। तो वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है, अभी हम इसको आगे बताते हैं। एक रिएक्शन और देखिएगा इसके बाद आप, एक नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। in the presence of acid। चलिए, केन शुगर क्या है, C12H22O11, ये हमारा केन शुगर है। वाटर के साथ रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, हमारा बनेगा C6H12O6। फिर दूसरा मॉलिक्यूल भी यही बनेगा, C6H12O6। ठीक है, ये किसका फार्मूला होता है हमारा, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। चलिए, अब अगर इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाए तो R इक्वल टू K C12H22O11, एक पावर आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद H2O लिया गया है, यहाँ पे लगेगी पावर 0, यही ध्यान देने की बात है हमारी। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 + 0 = 1। यहाँ पे भी ऑर्डर हमारा 1 हो गया। तो देख क्या रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप देख रहे हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है आपकी, ये थियोरेटिकली आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब वाटर का कंसंट्रेशन हम 0 क्यों मान रहे हैं, इतना जान लीजिए, कोई भी रेट ऑफ द रिएक्शन वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O, concentration of water does not much altered during the course of the reaction। इसीलिए वाटर की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी किसी भी रिएक्शन में वाटर का कंसंट्रेशन ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, वो उतना ही रहता है। तो इसीलिए हम वाटर के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं दूसरा पॉइंट कि जो हमारा वाटर होता है इसमें एक्सेस में होता है, तो वाटर हमारा एक्सेस में होता है, इसलिए वाटर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसलिए जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन है ये वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन ओवरऑल रिएक्शन में लगभग कांस्टेंट ही रहता है, उतना ही रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता या घटता नहीं है। तो इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं।
चलिए, अब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, इतना हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। आगे पी दिख रहा है, पी स्यूडो ऑर्डर बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पी साइलेंट होता है, जिसको बोलते हैं सिंपली स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो मीन्स होता है भ्रम, भ्रम। इसका मतलब जो दिखे वो हो ना, ऐसा कुछ मतलब है कि जो देखने में कुछ और हो बट एक्चुअल में कुछ और हो। ठीक है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हुआ क्या? अ रिएक्शन whose actual order is different from that expected by using rate law expression are called pseudo order reaction। यानी इसका एक्चुअल ऑर्डर आपका डिफरेंट हो किससे? जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो ऑर्डर है उससे आपका जो एक्चुअल ऑर्डर है वो डिफरेंट हो, तो क्या हो जाएगा? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखने में कुछ और है और एक्चुअल में कुछ और है। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। इस एग्जांपल है आपका एल्किल क्लोराइड है, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराई जा रही है, आपका एल्कोहल और HCl बन रहा है। ठीक है, जरा सा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, R = K RCl, फिर आपका कंसंट्रेशन ऑफ H2O। दोनों की पावर एक एक होनी चाहिए, दोनों को पावर को हम ऐड करेंगे तो हमारा जो रेट लॉ से, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, जो इससे एक्सपेक्टेड ऑर्डर है हमारा, वो 1 + 1 = 2 आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल अगर ऑर्डर देखें तो वाटर का कंसंट्रेशन 0 होगा यहाँ पे, यानी हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन वाटर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो हमारा एक्चुअल ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था उससे थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे भ्रम पैदा हो गया ना, देखने में तो कुछ और है, एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ और थी, लेकिन एक्चुअल में आ क्या रहा है? कुछ और आ रहा है ऑर्डर हमारा। इसी तरीके से ये दोनों एग्जाम्पल अभी हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर में। यह आपका एस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपका एस्ट्रिक एसिड बन रहा है और आपका एल्कोहल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर देखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन से तो क्या होगा? R = K, आपका इसका कंसंट्रेशन एस्टर का, फिर वाटर कंसंट्रेशन, दोनों की पावर 1 1 होनी चाहिए और टोटल ऑर्डर 1 और 1 अगर हम ऐड करेंगे तो 2 आना चाहिए। लेकिन हमारा एक्चुअल ऑर्डर क्या है? हमारा एक्चुअल ऑर्डर 1 है और रेट लॉ से जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था हमारा, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी रेट लॉ से, वो हमारी उसमें ऑर्डर हमारा 2 आ रहा था, लेकिन एक्चुअल हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पे भी भ्रम पैदा हो गया ना। उसी तरीके से आपने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर में इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये आपका केन शुगर है, इसका आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, इसका भी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आपका ग्लूकोज बन रहा है, फ्रक्टोज बन रहा है। तो इससे एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है हमारा? एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो यहाँ पे भी आपका 2 होना चाहिए था, लेकिन आता क्या है? होना तो 2 चाहिए था, इसका भी 1 होना चाहिए था, इसका भी 1 होना चाहिए था, तो ओवरऑल 2 हो जाना चाहिए था। लेकिन एक्सपेक्टेड तो 2 है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है हमारा? एक्चुअल हमारा इसका तो 1 होगा, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन 0 होता है, तो हमारा एक्चुअल 1 + 0 = 1 हो जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाएगा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी जैसा कि लिखा गया है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। बिल्कुल सिंपल है, किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही आपकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। ठीक है, ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। जैसे हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन था वो एक्सपेरिमेंटली था, ये हम थ्योरेटिकली आप निकाल सकते हो। यानी बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख करके आप मॉलिक्यूलरिटी का पता लगा सकते हैं। चलिए, इसी में ढेर सारे पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट पे हम आते हैं। जैसे कहा जा रहा है सिंगल स्टेप रिएक्शन, या सिंगल स्टेप रिएक्शन को भी बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसको बोलते हैं एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन।
इसी स्टेप को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर हमारी रिएक्शन सिंगल स्टेप है या एलिमेंट्री है तो इसी को हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और तब मालिकुलरिटी हम इसी सिंगल स्टेप रिएक्शन से ही निकालेंगे। ठीक है ना, तो हमारी मालिकुलरिटी इसी रिएक्शन से निकालेंगे, सिंगल स्टेप में जो कंप्लीट हो रही है उसी से हम मालिकुलरिटी कैलकुलेट कर लेंगे अपनी हम। अगर हमारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब एक से अधिक स्टेप में जा रही है, एक स्टेप में नहीं कंप्लीट हो रही है। अगर हमारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, ऐसी को बोला गया है सेवरल स्टेप रिएक्शन, तब मालिकुलरिटी क्या होगी, तब जितने भी स्टेप हैं हमारे सभी स्टेप को आप बोलोगे एलिमेंट्री स्टेप। जैसे कोई रिएक्शन है एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है, प्रोडक्ट बन जा रहा है, तब तो आप उसको आप बोलोगे सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन, तो उसी को आप बोल दोगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो मालिकुलरिटी सीधे वहीं से आप निकालोगे उसी स्टेप रिएक्शन से। अगर हमारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, एक ही स्टेप में नहीं पूरी हो रही है, ढेर सारे स्टेप लग रहे हैं उसमें, ठीक है, तो जितने भी स्टेप हैं सभी स्टेप को हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री स्टेप। ठीक है, अब मालिकुलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब हम मालिकुलरिटी जितने भी एलिमेंट्री स्टेप है सभी की मालिकुलरिटी हम निकालेंगे। सभी की मालिकुलरिटी हो सकता है अलग अलग आए। चलिए आगे देखते हैं। मालिकुलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मालिकुलरिटी को हम एक्चुअली एकदम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टेप में जा रही है। ठीक है, एक एक स्टेप की हम मालिकुलरिटी बता सकते हैं, जैसे मालिकुलरिटी ऑफ ईच स्टेप इज डिफाइंड। अगर पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मालिकुलरिटी पूछा जाए तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन जितने भी स्टेप हैं उसमें जितने भी स्टेप हैं सभी स्टेप की आप मालिकुलरिटी अलग अलग कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो कहा गया है मालिकुलरिटी ऑफ ईच स्टेप इज डिफाइंड। हर एक स्टेप की मालिकुलरिटी आप बता देंगे, लेकिन मालिकुलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, तो आप पूरी रिएक्शन को देख करके अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उससे आप मालिकुलरिटी एग्जैक्ट आप बता नहीं सकते हो। ठीक, लास्ट पॉइंट है ओवरऑल मालिकुलरिटी हैज नो मीनिंग। ओवरऑल मालिकुलरिटी का क्या मतलब हुआ, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर कई सारे स्टेप में गई हुई है तो कॉम्प्लेक्स तो इस स्टेप की तो मालिकुलरिटी सभी स्टेप की तो मालिकुलरिटी अलग अलग होगी ना। तो ओवरऑल मालिकुलरिटी क्या हुआ है, तो यहाँ पे ओवरऑल मालिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग। ये केवल सिंगल स्टेप के लिए ही फॉलो होगी जो हमारी रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है, उसके लिए आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन कई सारे स्टेप में जा रही है तो ओवरऑल मालिकुलरिटी थोड़ी पता लग पाएगी क्या होती है, वो तो सभी स्टेप के लिए अलग अलग निकलेगी। ठीक है, ये इतना जनरल था मालिकुलरिटी के बारे में। अब हम देखते हैं कि मालिकुलरिटी निकाली कैसे जाती है। अभी देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, इनकी मालिकुलरिटी क्या होगी। मालिकुलरिटी नंबर ऑफ रिएक्टिंग मालिक्यूल पार्टिसिपेट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यही आपको देखना है कितने रिएक्टिंग मालिक्यूल आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे PCl5 है तो यहाँ पे कितना रिएक्टेंट का मालिक्यूल है, एक ही मोल है, इसकी मालिकुलरिटी क्या हो जाएगी 1, यानी इसको बोलेंगे यूनी मालिकुलर। 1 है तो इसको बोलेंगे हम यूनी मालिकुलर। चलिए यहाँ पे कितना मालिक्यूल इसका दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बाई मालिकुलर। यहाँ पे देखिएगा 2FeCl3 प्लस SnCl2 SnCl4 प्लस 2FeCl2, तो यहाँ पे कितना रिएक्टेंट का मालिक्यूल है 2, एक यहाँ पे 3, तो ये आपका हो जाएगा ट्राई मालिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा H2O2 है, H2O प्लस हाफ O2 में बन रहा है। ये देख के तो लग रहा है ये आपका मालिकुलरिटी 1 है, लेकिन है तो 1 ही, लेकिन ये हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है ये। तो स्टेप फर्स्ट में H2O2 आपका कन्वर्ट होता है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप में O प्लस O आपका कंबाइन होके O2 बनाता है। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेप है वो स्लो है, सेकेंड स्टेप हमारी फास्ट है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है हमारी। ठीक है, अब यहाँ से हम
इसकी मालिकुलरिटी निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे देखिए H2O2 का केवल एक मालिक्यूल है, तो हमारा मालिकुलरिटी कितनी हो जाएगी हमारी, ये भी आपका यूनिमालिकुलर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन आप कई बार देख चुके हैं। ये आपका एस्टर है, हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये आपका एस्टिक एसिड बन रहा है, ये आपका एल्कोहल बन रहा है। यहाँ पे मालिकुलरिटी कितनी होगी, एक मालिक्यूल इसका है, दूसरा मालिक्यूल इसका है, जिसकी मालिकुलरिटी तो 2 यानी बाई मालिकुलर हो गया। बाई मालिकुलर, यहाँ पे आर्डर निकालेंगे तो आपका एक आएगा। वाटर के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका आर्डर तो 1 होगा, लेकिन मालिकुलरिटी क्या होगी इसकी 2 होगी। तो मालिकुलरिटी आप रिएक्शन को देख करके निकाल सकते हो, जितने रिएक्टेंट के मालिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी मालिकुलरिटी होगी, लेकिन आर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको आप सीधे बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख करके नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपका आज का टॉपिक हो गया, आर्डर हो गया पूरा, मालिकुलरिटी भी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्डर और मालिकुलरिटी दोनों में एक साथ, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ऑर्डर में और मालिकुलरिटी में। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।